इतिहास अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कुछ बेहद दिलचस्प और अनकही सच्चाइयों को खंगालने वाले हैं। हम बात करेंगे बौद्ध चिकित्सा की, बुद्ध के असल राजनीतिक निर्वासन की और तांत्रिक भिक्षुओं की उस दलित पृष्ठभूमि की जिसे इतिहास के पन्नों से लगभग गायब ही कर दिया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मूल स्रोतों के जरिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी चर्चा को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले जीवक की चिकित्सा विरासत, फिर बुद्ध के संन्यास की असली वजह, उसके बाद सिद्धों का युग और आखिर में इतिहास में आया वो बड़ा बदलाव जिसने इन हाशिए के लोगों की कहानियों को पूरी तरह धुंधला कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, जीवक की चिकित्सा विरासत, जहां जन्म और जाति पर योग्यता की भारी जीत हुई। जीवक वाकई में एक बहुत ही कमाल की ऐतिहासिक शख्सियत थे। जरा सोचिए, उनका जन्म मगध की राजधानी राजगृह में साल्वती नाम की एक गणिका के यहाँ हुआ था। बचपन में ही उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया था, जिसके बाद अभय कुमार ने उनकी परवरिश की। बाद में उन्हें महान शिक्षक आत्रेय के पास मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा गया। वहां 7 साल तक उन्होंने जो ज्ञान बटोरा ना, उसने गणिका के बेटे होने के उस सामाजिक ठप्पे को उनकी बेजोड़ चिकित्सा प्रतिभा के आगे बिल्कुल बौना साबित कर दिया। अब तक्षशिला में उनकी पढ़ाई के बाद का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। उनके गुरु आत्रेय ने उनकी फाइनल परीक्षा ली। उन्होंने जीवक से कहा कि तक्षशिला के चारों ओर जाओ और कोई ऐसा पौधा खोज लाओ जिसका कोई मेडिकल यूज यानी औषधि उपयोग न हो। और जीवक का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हे आचार्य, मैं तक्षशिला के चारों तरफ 4-4 कोस तक घूमता रहा, पर मुझे एक भी ऐसा पौधा नहीं मिला जो औषधि न हो। जरा सोचिए, ये बात साबित करती है कि वनस्पति विज्ञान में उनकी समझ कितनी गहरी और अचूक थी। और उनकी ये प्रतिभा सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं थी। जीवक का सर्जिकल ज्ञान अपने आप में हैरान कर देने वाला था। एक बार राजगृह के एक धनी व्यापारी के सिर में बहुत भयंकर दर्द था। बाकी सभी वैद्यों ने कह दिया था कि वो सिर्फ 7 दिन और जिएगा। लेकिन जीवक ने क्या किया? उन्होंने उस व्यापारी को पहले महीनों तक एक खास पोजीशन में लेटने को कहा, फिर उसे हिलने डुलने से रोकने के लिए खाट से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी खोपड़ी को सर्जरी करके खोला, अंदर से 2 कीड़े निकाले और फिर खोपड़ी को वापस सिलकर दवा का लेप लगा दिया। वो भी उस जमाने में। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि विशुद्ध उच्च स्तर का विज्ञान था। अब इस कहानी में थोड़ा सा रोमांच भी है। जीवक अपनी जान बचाने में भी उतने ही माहिर थे। हुआ यूं कि अवंती के क्रूर राजा चंड प्रद्योत बीमार थे, लेकिन उन्हें घी की महक से सख्त नफरत थी। जीवक ने बड़ी चालाकी से उनकी दवा में ऐसी जड़ी बूटियां मिलाईं कि घी की गंध पूरी तरह छिप गई। अब जीवक को पता था कि जब राजा को सच्चाई का पता चलेगा तो वो भड़क उठेगा, इसलिए वो इलाज करते ही सबसे तेज हथिनी भद्रवतिका पर सवार होकर वहां से रफूचक्कर हो गए। राजा के सबसे तेज धावक काक ने उन्हें कौशाम्बी में नाश्ता करते समय पकड़ भी लिया, पर जीवक कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपने नाखून के नीचे छिपी उल्टी कराने वाली दवा एक आंवले में मिलाई और काक को खिला दी। काक वहीं बेसुध हो गया और जीवक सुरक्षित निकल गए। है ना बिल्कुल किसी फिल्म जैसा सीन। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के दूसरे बड़े हिस्से पर, बुद्ध का असली संन्यास और उनके उस पलायनवादी मिथक की सच्चाई जो हमें सदियों से सुनाई जा रही है। हम सबने ये कहानी सुनी है, जिसे अश्वघोष जैसे लेखकों ने खूब बढ़ावा दिया, कि सिद्धार्थ एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश को देखकर इतने घबरा गए कि रात के अंधेरे में अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गए। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। असल में सिद्धार्थ का घर छोड़ना कोई पलायन नहीं था, बल्कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों के बीच होने वाले खूनी युद्ध का विरोध करने के कारण उन्हें एक तरह से राजनीतिक निर्वासन झेलना पड़ा था। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। रोहिणी नदी शाक्य और कोली राज्यों के बीच की सीमा हुआ करती थी। सिंचाई के पानी को लेकर दोनों गुटों में हिंसक झड़पें होने लगी। ऐसे में शाक्यों की परिषद ने, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति कर रहे थे, युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन 28 साल के युवा सिद्धार्थ ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क बहुत सीधा था कि युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि इससे सिर्फ एक नए युद्ध का बीज बोया जाता है। जब परिषद में हुए मतदान में सिद्धार्थ हार गए तो अपने पिता को सजा से बचाने के लिए उन्होंने खुद ही निर्वासन यानी देश निकाला चुन लिया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद बुद्ध के शब्द हैं।
पाली कैनन के आर्या पर्यसना सुक्त में बुद्ध कहते हैं, यद्यपि मेरे माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे थे और उनके चेहरों पर आंसू थे, फिर भी मैंने अपने बाल और दाढ़ी मुंडवा लिए और प्रव्रज्जा ग्रहण कर ली। ये शब्द उस पुरानी मनगढ़ंत कहानी को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं कि वो रात के अंधेरे में छुपकर भागे थे। उनका घर छोड़ना असल में एक बेहद दर्दनाक और राजनीतिक फैसला था। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो बौद्ध धर्म बुद्ध और जीवक के समय में अहिंसा, योग्यता और तर्क पर आधारित था, वो बाद में जाकर रहस्यवाद और जादू टोने की तांत्रिक प्रणाली में कैसे बदल गया? आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? इसी सवाल का जवाब हमें हमारे तीसरे खंड में मिलता है, जो है सिद्धों का युग। इसमें हम जानेंगे वज्रयान परंपरा के उन शुरुआती प्रणेताओं के बारे में जो हाशिए पर पड़े दलित और शूद्र समाज से आते थे। 84 सिद्धों का युग वो समय था जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का काफी चलन शुरू हो गया था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वज्रयान परंपरा के ये शुरुआती महारथी लगभग सभी शूद्र, दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि से थे। इस लिस्ट को ही देख लीजिए। शबरपा भील जनजाति से थे जो श्री पर्वत पर ध्यान लगाते थे। चमरीपा पेशे से मोची थे, पर उनका राजा महिपाल के दरबार में बेरोक-टोक आना जाना था। जोगीपा एक सफाई कर्मचारी थे जो झाड़ू लगाने की मुद्रा में ही ध्यान किया करते थे। चरपटीपा कहार थे और सरहपाद जो वैसे तो ब्राह्मण पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक शिकारी की जिंदगी अपना ली थी और तंत्र की शुरुआत की थी। अगर हम इन प्रमुख सिद्धों की पृष्ठभूमि का डेटा देखें तो आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। इस चार्ट से साफ पता चलता है कि समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले लोगों का इसमें कितना बड़ा प्रतिनिधित्व था। यानी ये वो समय था जब समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों ने आध्यात्मिक दुनिया की कमान संभाल रखी थी। दुर्भाग्य से इस हिस्से को हमारे मुख्य धारा के इतिहास में अक्सर अनदेखा ही कर दिया जाता है। ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक किस्से हैं जो हमें प्राचीन भारत के कामकाजी वर्गों की एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक दुनिया से मिलाते हैं। उपकार नाम के एक सन्यासी ने शिकारी की बेटी से शादी की और भिक्षु बनने से पहले बाकायदा मांस भी बेचा। एक शूद्र सिद्ध चेलुकपा अपने हाथ में त्रिशूल रखते थे और इंसानी खोपड़ी में खाना खाते थे। पुतलीपा पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध की एक गुड़िया की पूजा करते थे। श्रृंगालीपाद सियार की खाल पहनते थे। और सबसे बड़ी बात, राजा धर्मपाल और राजा महिपाल जैसे बड़े शासक भी अपने दरबार में इन सिद्धों का बहुत सम्मान किया करते थे। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। इतिहास में आया वो बड़ा बदलाव, कैसे इन कहानियों को मिटाया गया और कैसे इन्हें दूसरे सांचों में ढाल दिया गया। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये वैचारिक बदलाव एकदम साफ दिखता है। बुद्ध का युग पूरी तरह से तर्क, विज्ञान जैसे जीवक की चिकित्सा और हर जाति के स्वागत पर आधारित था। फिर 8वीं सदी में राजा धर्मपाल के समय में 84 सिद्धों का उदय हुआ, जहां तंत्र और जादू टोने ने प्रवेश किया। इसके बाद आदि शंकराचार्य के काल में बौद्ध धर्म की बुनियाद को ही उखाड़ फेंका गया और सख्त ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित हुई। और फिर आने वाली सदियों में दलित और शूद्र अनुयायियों को बुद्ध की तार्किक शिक्षाओं से हटाकर देवी देवताओं की पूजा की तरफ मोड़ दिया गया। ये सब अचानक नहीं हुआ। साहित्य और धार्मिक प्रथाओं को एक प्लानिंग के तहत बदला गया। अश्वघोष जैसे लेखकों ने बुद्ध को एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति के बजाय एक पलायनवादी बना दिया। सरहपाद जैसे सिद्धों ने बौद्ध धर्म का पूरा फोकस देवी पूजा और तंत्र की ओर शिफ्ट कर दिया। इस सब का असर ये हुआ कि दलित और शूद्र वर्ग बुद्ध की उन असल तार्किक शिक्षाओं से पूरी तरह कट गए और धीरे धीरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इन 84 सिद्धों की पूरी विरासत को अपने अंदर समेट लिया और उसे 84 लाख योनियों जैसी एक नई धारणा में बदल कर रख दिया। कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि भारत के हाशिए पर रहने वाले लोगों के इतिहास को बहुत ही सुनियोजित तरीके से धुंधला किया गया। जो महापुरुष असल जिंदगी में तार्किक और वैज्ञानिक सोच रखते थे, उन्हें जादुई और रहस्यवादी मिथकों में बदल दिया गया। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास वही लिखता है जिसके पास सत्ता होती है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर शानदार चिकित्सकों, राजनीतिक कारणों से घर छोड़ने वालों और हाशिए से आने वाले प्रणेताओं की ऐतिहासिक सच्चाइयों को इतनी आसानी से झूठी कहानियों और मिथकों में बदला जा सकता है, तो सोचिए हमारे इतिहास में और कितनी ऐसी अनकही कहानियां होंगी जो अभी भी सामने आने का इंतजार कर रही हैं। इसीलिए जो भी हमें बताया जाता है उस पर हमेशा सवाल उठाना और मूल स्रोतों की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। सीखते रहिए और इतिहास के पन्नों पर सवाल करते रहिए।